नमस्ते, कैन यू हियर मी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, पॉलिटिक्स इज लास्ट रिजॉर्ट ऑफ अ स्काउंड्रेल। आप हंस रहे होंगे, यहां 2 साल पहले एक रिटायर्ड डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी के आए थे, शैलजा कांत मिश्र, यहां स्पीकर थे। मैंने उनसे पूछा कि आप इतने ऑनेस्ट, कैपेबल, डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर थे, आप कैसे रिजाइन दे दिया? उन्होंने बोला कि भाई, जब ये नई सरकार आई यूपी में, तो जिस डकैत को हमारे हिट लिस्ट में था, जिसको हमें इनकाउंटर करना था, वो एमएलए बन गया और उसको हमारा मिनिस्टर बना दिया। तो अब जिसको मुझे मारना था उसको अब हमें सैल्यूट करना पड़ा, इसलिए हमने रिजाइन दे दिया। तो ये कहते हैं पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ अ स्काउंड्रेल। एक थॉट ये है। दूसरा एक थॉट है जिसको मैं यहां यूज एग्जैक्ट वर्ड में नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे उस पेशे का भी बदनामी होता है। वो इतना उन्होंने घटिया एग्जाम्पल दिया है कि पॉलिटिक्स इतना घटिया है कि यहां पर हेट्रोजीनियस, आपस में कन्फ्लिक्टिंग थॉट, लड़ने वाले, एक दूसरे को गाली देने वाले भी अपने कन्वीनियंस के दृष्टि से, अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से मिल जाते हैं। आपको 3 उदाहरण, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और अभी बिहार, 3 जगह पे जिस तरह की सरकारें हुई आप सबको पता है, इसलिए बताने की हमें जरूरी नहीं है। तीसरा एक थॉट प्रोसेस है, मैं इसलिए बता रहा हूं ये हेट्रोजीनियस। तीसरा एक थॉट प्रोसेस है, महाभारत के अंदर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश दिया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, वो पहला एक शब्द यूज करते हैं, सर्वे विद्या राजधर्मेषु युक्ता, ऑल द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज इंटरट्वाइंड विद द नॉलेज ऑफ द पॉलिटिक्स। बिना पॉलिटिक्स के नॉलेज के सभी विद्या अधूरी है। फिर कहते हैं सर्वे त्याग राजधर्मेषु दृष्टा, सबसे बड़ा त्याग इस राजधर्म में ही मैं देखता हूं। फिर कहते हैं सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधाना, इस राजधर्म में ही सबसे बड़ा प्रधान है, क्योंकि ये सबको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। आपको उदाहरण देता हूं, आप सब जानते हैं भगवान राम को वनवास दिया गया, तो जंगल में चले गए। उनके भाई को राजगद्दी भरत को मिलनी थी। आज का भाई होता तो कहता भाई अच्छा हुआ, रोक कटा, बाधा कटी, अब राज करो। लेकिन वो आदमी गद्दी छोड़ करके जंगल में जाता है, चित्रकूट में उनसे मिलता कि भाई वापस चलो और गद्दी, राज सिंहासन संभालो। लेकिन वो भाई भी मना कर दे, नहीं भाई 14 साल तक जंगल में रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और ये भाई नहीं आने पर उनका पादुका खड़ाऊं रख करके 14 साल तक पूजा करता है। एक तो एक उदाहरण है जहां मैंने बोला ना त्याग की बात कर रहा हूं। दूसरा उदाहरण औरंगजेब का, अपने बाप को जेल में बंद किया, सारे भाइयों को मारा, गद्दी पर कब्जा कर लिया। एक उदाहरण वो है। तीसरा उदाहरण है चाणक्य का। जब चाणक्य मगध के प्रधानमंत्री बन गए, इतने बड़े संपन्न मजबूत साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे, तो मेगास्थनीज उनसे मिलने के लिए पाटलिपुत्र आया। अब बोला कि मैं इस देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं। तो पाटलिपुत्र में लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा कि भाई चले जाओ, गंगा किनारे उसकी झोपड़ी है। तो ऐसे लोगों ने पूछा जैसे कोई ऑर्डिनरी आदमी के बारे में बता रहे हो। नहीं तो आजकल नेता लोग चलते हैं, उनके प्यादे, गुर्गे, चमचे बहुत सारे चलते हैं। अब वो ढूंढते, लोगों ने कहा क्या उसकी पहचान है? उसने बोला क्या पहचान? उसकी पहचान है कि उसकी झोपड़ी थोड़ी दबी हुई है, बीच से दबी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर कंडे, आपने गोबरी बोलते हैं ना, गोबरी महाराष्ट्र में, गोबरी रखने से कारण झोपड़ी दब गई। जब वहां गया तो देखा उसके कुटी के बाहर एक पत्थर रखा हुआ है, उसके कुटिया के ऊपर गोबरी रखा हुआ है। जब वहां घुसता है तो पहले दीपक लगाकर काम कर रहा था, जैसे ही घुसता वो दीपक बुझाकर दूसरा दीपक जलाता है। तो पूछता है कि आचार्य, मुझे सबसे पहले बताए कि मेरे आने से पहले दूसरा लैंप जल रहा था, अभी आपने दूसरा लैंप जलाया, मेरे से बात करती हो, क्या कारण है? तो बोला कि भाई पहले सरकारी लैंप था जिससे मैं सरकारी काम कर रहा था, अब ये प्राइवेट लैंप है, मेरा लैंप है। अब क्योंकि आपसे मिलने का काम सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, इसलिए ये लैंप जलाया हूं।
फिर उसने पूछा, अरे आप इतने बड़े राज्य के, इतने बड़े साम्राज्य के प्रधानमंत्री हो और आप झोपड़ी में रहते हो? तो चाणक्य ने उत्तर दिया कि भाई, जिस देश का प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है उस देश की जनता महलों में रहती है, और जिस देश का प्रधानमंत्री महल में रहेगा ना, उस देश की जनता झोपड़ी में रहती है। आप जानते होंगे ना, देश का किसान अन्न हमें खिलाता है, लेकिन महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन कितने बड़े रिच हैं, इसका उदाहरण है कि महाराष्ट्र के किसान सुसाइड कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये आज की स्थिति है। एक दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, बहुत अच्छा महाभारत के अंदर पैरेलल है। आप स्पिरिचुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कहता है पॉलिटिक्स क्या है, कहता है समुद्र क्या है, धर्म है। पॉलिटिक्स क्या है, बोट है, शिप है, और एंकर है ना, उसका ट्रुथ है, ट्रुथ सत्य है। और जो विंड है ना, ये उसका त्याग है, त्याग के बल पर ये पॉलिटिक्स चलना चाहिए। ये रिनुंसिएशन और त्याग है जो इसको ड्राइव करेगा। अगर पॉलिटिक्स का स्पिरिचुअलाइजेशन करना है तो हमें दो चीज, रेनुंसिएशन एंड ट्रूथ को, जो उसका एंकर है, उसको साथ लेके जाना होगा। लास्ट एक वर्ड करके मैं कह रहा हूं, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वैलेडिक्टरी लेक्चर देते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, इंडिया नीड नथिंग मोर देन ए सेट्स ऑफ ऑनेस्ट मेन, कैपेबल मेन ऑफ कैरेक्टर, हु विल हैव इंटरेस्ट ऑफ कंट्री बिफोर देम। अगर ये होगा तभी देश का स्पिरिचुअलाइजेशन होगा। यानी दो चीज, ट्रूथ और रिन्यूंसिएशन। ये नहीं होगा तो क्या होगा जानते हो? अभी भारत में क्या है, पॉलिटिशियन, बैंकर और बिजनेसमैन को मिलने से बैंकों का 6 लाख करोड़ रुपया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गया है, जो अब गरीब लोगों को देना पड़ेगा। यदि उसको ठीक करना है तो आपको ट्रूथ और रिन्यूंसिएशन का फ्लैग लेकर, खासकर आप या नौजवानों को पॉलिटिक्स में जाना होगा। अब हम लोग तो बूढ़े हो गए भाई, हम लोग तो रिटायर्ड हो गए, नहीं तो क्या होगा? कार्लाइल कहता था, कार्लाइल ने कहा कि अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो बुरे लोग राजनीति में जाकर, जो पहले आपको समाज में तंग करते थे, आपको शासन करेंगे। जैसे कि ऑनेस्ट एंड डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर को रिजाइन देना पड़ा। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया विज्ञानंद जी ने